नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 2019 का जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर हुआ था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसका जो डिस्कशन चल रहा था उसके पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इस सीरीज की 2 क्लासें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उनका लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज बेसिकली फोकस करेंगे लाइब्रेरी का जो अपना जो मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट से जो भी क्वेश्चन आते हैं लाइब्रेरी साइंस से, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि प्रलेखों के चयन के संबंध में कम लागत में सबसे अच्छी पुस्तकों अधिक संख्या में, ये वाला सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो सवाल है कि प्रलेखों के चयन में यानी बुक सिलेक्शन के संबंध में द बेस्ट बुक लार्जेस्ट नंबर एट लिस्ट कॉस्ट वाला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेलविल डेवी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल क्या है, एग्जाम में 2 टाइप के सवाल आते हैं। आपके 3rd ग्रेड की बात करें तो यहाँ से सवाल आएंगे, एक तो सिद्धांत आ जाएंगे, पुस्तक चयन या बुक सिलेक्शन के जो सिद्धांत है वो पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ में जो बात पूछी जा सकती है वो आपसे ये पूछी जा सकती है पुस्तक चयन के सिद्धांत के साथ साथ में पुस्तक चयन के उपकरणों के बारे में। तो जो क्वेश्चन प्रोबेबल है उनके ऊपर चर्चा करते हैं सीधे सीधे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं बुक सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बुक सिलेक्शन के लिए सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी के द्वारा सन 1876 में सिद्धांत दिया गया था, न्यूनतम मूल्य अधिकतम पाठक उत्तम ग्रंथ, ये सिद्धांत दिया गया था। और यही सिद्धांत आगे चलकर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की टैगलाइन बना था। उसके बाद में सिद्धांत दिया गया था आपके ड्यूरी के द्वारा 1930 में दिया गया था, उचित पुस्तक उचित पाठक को उचित समय पर मिले। सिद्धांत क्या था, उचित पुस्तक उचित पाठक को उचित समय पर मिले, कुछ इस टाइप का था। राइट बुक राइट रीडर एट राइट टाइम, इस टाइप का सिद्धांत था। आफ्टर देन जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया था सर मेलविल मैककोल्विन के द्वारा। जो था मैककोल्विन का सिद्धांत था वो था मांग का सिद्धांत। वो था मांग का सिद्धांत कब दिया गया था, 1925 में दिया गया था। यानी मेलविल जो मैककोल्विन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था वो मांग का सिद्धांत था और वो दिया गया था 1925 में दिया गया था। इसके बाद में चर्चा करेंगे मांग के सिद्धांत में क्या था। मांग के सिद्धांत में ये था कि जिस पुस्तक की जितनी अधिक मांग है उसी मांग के अनुसार ही क्या होना चाहिए, पुस्तकों का चयन करना चाहिए। तो इसमें ईयर याद रखना, मांग का सिद्धांत याद रखना, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, और दी गई थी मैककोल्विन के द्वारा। इसके बाद में बात करेंगे तो इसके बाद में बात करें रंगानाथन के द्वारा। तो रंगानाथन के द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी। ऐसा रंगानाथन के द्वारा नाम है थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। पहला एडिशन आया था 1952 में, दूसरा आया था 1966 में। इसी बुक के कितने संस्करण आए थे, 2 संस्करण आए थे, 1952 और 1966 में। तो इस तरह से याद रखना, बुक सिलेक्शन से अगर सवाल आता है तो पुस्तकों के बारे में ये नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात रखना है जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है एलन पावर का। यानी एलन पावर ने पुस्तक चयन पर एक किताब लिखी जिसका नाम था लिविंग विद द बुक्स। ये किताब किसके संबंधित थी, ये पुस्तक चयन से संबंधित थी। तो ये तो हो गए पुस्तक चयन के कुछ सिद्धांत और कुछ पुस्तकों के बारे में। अब सवाल आता है कि पुस्तक चयन उपकरण या बुक सिलेक्शन टूल, उनसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय जो पुस्तक चयन उपकरण है उनके बारे में बात करेंगे तो बनती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स इंडिया, इंडिया बुक इन प्रिंट, इंडियन बुक इंडस्ट्री। इस टाइप से क्या आपको मुख्य जो पुस्तक चयन के उपकरण हैं उनके नाम याद रख लेने हैं। आफ्टर देन बात करें तो BNB विदेशी की बात करें, कम्युलेटिव बुक इंडेक्स हो गया, बुक इन प्रिंट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, विदेशी पुस्तक चयन उपकरण है। इनको आपको इस तरह से याद रखना है। तो मुख्य बातें होगी, सिद्धांत पढ़ लेना, सिद्धांत के साथ में बुक सिलेक्शन के टूल पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि नेवार्क चार्जिंग सिस्टम, नेवार्क सिस्टम फॉर सर्कुलेशन, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो नेवार्क प्रणाली है वो किस देश में शुरू की गई थी, ये सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में अंदर ये शुरू की गई थी। तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आगम निर्गम प्रणाली, या फिर बात करें इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम की बात करें, सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर जो सिस्टम है इसकी बात करें, तो सवाल बनता है या तो ब्राउनी सिस्टम से बनता है या फिर बात बनता है आपका ये नेवार्क सिस्टम से बनते हैं। दोनों से बात कर लेते हैं 3rd ग्रेड के में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो यही पूछा जा सकता है कि नेवार्क चार्जिंग सिस्टम किसने दिया था। वो दिया था जॉन कॉटन डाना ने। कब दिया था, सन 1900 में दिया था। कहाँ पे दिया था, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में दिया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम कहा जाता है। अगेन बात करें तो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम की, तो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम दिया था मिस नीना ई ब्राउन ने दिया था, 1895 में दिया था। और 1895 में देने के साथ साथ में क्या था, लाइब्रेरी ब्यूरो बोस्टन, कहाँ से दिया था, लाइब्रेरी ब्यूरो बोस्टन से ये दिया गया था।
तो ये तो मुख्य मुख्य चार्जिंग सिस्टम के हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि नेटवर्क सिस्टम है, उसके अंदर बात करें जो बुक पॉकेट का साइज़ है, तो बुक पॉकेट का साइज़ नेटवर्क सिस्टम हो चाहे आपका क्या हो ब्राउनी सिस्टम, दोनों के अंदर ही 5x3 का होता है, यानी 5x3 का होता है, ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ में बात करूँ तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आ गया 3 कार्ड सिस्टम। ये 3 कार्ड सिस्टम हो या फिर बात करें लेजर रजिस्टर सिस्टम हो या फिर वो कार्डिक सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये आपके होते हैं आपके बुक्स मैनेजमेंट के होते हैं, यानी पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण उनके मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बात करें 3 कार्ड सिस्टम की बात करें, लेजर रजिस्टर सिस्टम की बात करें, कार्डिक सिस्टम की बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर 3 कार्ड सिस्टम का। सवाल 3 कार्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले किसके द्वारा दिया गया, यानी त्रिपत्रक प्रणाली बोल सकते हैं या फिर इसको 3 कार्ड सिस्टम बोल सकते हैं। रंगानाथन के द्वारा दिया गया, 1930 में दिया गया था, मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर इसको दिया गया था। उसके बाद में बात करता हूँ, इसके अंदर 3 कार्ड होते हैं, 3 कार्ड के नाम आपको पता होना चाहिए। एक होता है रजिस्टर कार्ड, होता है रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, चेक कार्ड होता है चेक करने के लिए होता है, एक होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ये आपको याद रखना है। यानी त्रिपत्रक प्रणाली है, उसके अंदर जो 3 कार्ड होते हैं, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। अब बात करते हैं जो मुख्य रूप से जो सीरियल्स या फिर पीरियोडिकल्स की बात करें, सीरियल्स के लिए उसके लिए काम में लिया जाता है कार्डिक सिस्टम के लिया जाता है। कार्डिक सिस्टम जो रेमिंगटन रेंड के द्वारा दिया गया था वो आपको याद रखना है। अब बात हो गई, ये मुख्य मुख्य बातें हो गई। इसके बारे में नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम की दो तो आपको चार्जिंग सिस्टम से याद रख लेने हैं, और ये क्या याद रख लेना आपको पत्र पत्रिकाओं के मैनेजमेंट से याद रखना। 3 कार्ड सिस्टम हो गया, लेजर रजिस्टर सिस्टम हो गया, फिर कार्डिक सिस्टम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के अंदर सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी भौतिक सत्यापन के अंदर मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है, सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा करते हैं आगे इसके बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर अपन जो मेन जो चीज़ पूछ जाती है वो ये पूछ जाती है सेल्फ लिस्ट के बारे में। तो सेल्फ लिस्ट के थ्रू जो स्टॉक वेरिफिकेशन या भंडार सत्यापन किया जाता है ना, उसके बारे में आपको ये याद रख लेना है कि ये सबसे सरल, सबसे उपयोगी और वास्तविक विधि है। यानी यहाँ जो ये स्टॉक वेरिफिकेशन की जो विधि है ना आपकी यहाँ पे, अब देखो सेल्फ लिस्ट के थ्रू या फिर निदानी सूची के थ्रू जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है ना, उसके बारे में याद रखना है कि सबसे सरल, सबसे उपयोगी और वास्तविक विधि है। और इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर पुस्तकें जिस क्रम में रखी है ना, उसी क्रम में क्या किया जाता है, निदानी सूची को तैयार किया जाता है। तो सबसे सटीक या सबसे वास्तविक विधि की बात करें वो तो आपकी हो जाएगी निदानी सूची या सेल्फ लिस्ट वाला मेथड हो जाएगा। इसके अलावा और मुख्य और जो विधियों की बात करें तो और विधियां जिसके अंदर जो हो जाएंगी, आपका एक्सेशन रजिस्टर्स के थ्रू भंडार सत्यापन कर सकते हैं, सेल्फ लिस्ट से कर सकते हैं, पुस्तकों की संख्याओं को गिनकर कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, फलकों पर पुस्तकें हैं उनके बारे में डिटेल निकाल के उनको क्या कर सकते हैं, भंडार सत्यापन कर सकते हैं। तो मुख्य मुख्य विधियां हो गई, वो हो गई आपके एक्सेशन रजिस्टर के थ्रू, सेल्फ लिस्ट के थ्रू, पुस्तक की संख्या को गिनकर, ये आपको मुख्य मुख्य विधियां याद रखनी है। भंडार सत्यापन के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, पुस्तकों की चोरी का पता लगा सकते हैं, अनुपयोगी पुस्तकों को बाहर निकाल सकते हैं, या कटी फटी पुस्तकें हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अब भंडार सत्यापन के बारे में जो बताया गया है वो ये है कि अगर पुस्तकें 20,000 तक हो, पुस्तकें कहाँ तक हो, 20,000 तक हो, तो प्रतिवर्ष भंडार सत्यापन करना चाहिए। सेकंड जो रेंज दे रखी है इसके अंदर दे रखी है 20,000 से लेकर 50,000, 20,000 से लेकर 50,000, ये जो रेंज दे रखी है इसमें पुस्तकों का भंडार सत्यापन करना चाहिए, वो करना चाहिए प्रति 3 वर्ष से भंडार सत्यापन होना चाहिए। इसके अलावा बात दे रखी अगर मोर देन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है। सवाल दे रखा है कि पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, ये आपका सवाल दे रखा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष का होता है। तो मुख्य रूप से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल गया। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपके मैनेजमेंट के टॉपिक से लिया गया, यानी प्रबंधन से, पुस्तकालय प्रबंधन से लिया गया। तो प्रबंधन या मैनेजमेंट से जो सवाल बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस के अंदर है, उनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है। तो देखो इसके अंदर 3 टाइप होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। टॉप लेवल, 3 लेवल होते हैं इसके अंदर, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। ये जो टॉप लेवल है ना, टॉप लेवल तो क्या काम करता है, टॉप लेवल आपका क्या करता है, से नीतियों का निर्माण किया, ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट करा। ये जो मुख्य मुख्य नीति बनाना, क्वालिटी मैनेजमेंट करना, या फिर कंप्लीट मॉनिटरिंग करना, कंप्लीट मॉनिटरिंग, वो सारा का सारा किस में आएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का कार्य हो जाएगा।
फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, समन्वयन करता है और क्या करता है, साथ साथ में निरीक्षण करने का कार्य करता है। तो मिडिल लेवल क्या है कि जो ऑपरेशनल लेवल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका निरीक्षण करना और उनके कार्यों को समन्वित करना, ये काम किसका हो जाता है, ये आपका मिडिल लेवल का हो जाता है। और ऑपरेशनल लेवल वाला जो होता है ना, ऑपरेशनल लेवल के कर्मचारी होते हैं, जो भी यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है ना, ये सारे के सारे डेली कार्यक्रम होते हैं, दैनिक कार्यक्रम होते हैं, सारे के सारे इसके अंदर किए जाते हैं। तो 3 टाइप से डिवाइडेड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। तीनों में आपको याद रखना है, सबसे ऊपर आएगा टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर आएगा ऑपरेशनल लेवल, सबसे लोअर में रहेगा। ऑपरेशनल लेवल में दैनिक कार्यक्रम हो जाएंगे, इसके अंदर क्रियान्वयन निरीक्षण हो जाएगा और यहाँ पे नीतियाँ बनाना और क्वालिटी मैनेजमेंट का कार्य करना। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट के अंदर से कुछ ना कुछ पहले, सबसे पहले आते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये पूछ जाती है। तो व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन क्या कहलाता है, ये हो जाता है आपका प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, क्या बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो उनके बारे में बात कर ले जो एग्जाम में पूछ जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हेराल्ड कुंटज की बात करते हैं। तो हेराल्ड कुंटज ने जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क को क्या बताया है, टीम वर्क को क्या बताया, मैनेजमेंट बताया है। हेराल्ड कुंटज ने टीम वर्क को क्या बताया है, उसको क्या बताया है, मैनेजमेंट बताया। उसके अलावा बात करेंगे मेरी पार्कर का। मेरी पार्कर का पूछे तो आपको याद रखना, मेरी पार्कर फोलेट का है व्यक्तियों के कार्य करने की कला। व्यक्तियों के कार्य करने की कला है, ये किसने बताई है, मेरी पार्कर फोलेट ने इसको बताया है। फिर बात करते हैं इसके अंदर हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने क्या बताया है कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय, नियंत्रण, ये सारी बातें किसने बताई है, हेनरी फेयोल ने बताई है। जो आप क्या पढ़ोगे इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा एप्ले की फुल फॉर्म है, जो परिभाषा है वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट के बारे में एप्ले ने ये कहा है कि प्रबंधन मनुष्य का विकास है, न कि निर्देशन है, ये बात कही एप्ले ने। तो ये जो मुख्य जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में याद रखना। कुंटज की याद रखना, टीम वर्क, और कुंटज की टीम वर्क याद रखना, और कुंटज के साथ में आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है इसके अंदर, इसकी एप्ले की आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर हेनरी फेयोल के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट के ऊपर जो सबसे पहले काम किया, जो ऑनलाइन बात किया, वो बात करेंगे इसके अंदर, हेनरी फेयोल की बात करेंगे। तो हेनरी फेयोल ने क्या दिए थे, 500 सिद्धांत दिए थे और 14 तत्व दिए थे। 5 तो दिए थे मतलब प्रबंधन के कार्य, और 14 इसके अंदर सिद्धांत दिए थे। अब इसके अंदर जो 500 सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे, उनको आप 2 फुल फॉर्म में पढ़ सकते हो। उनको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग और डायरेक्शन, कमांडिंग और कंट्रोलिंग। आप इनको 2 तरह से पढ़ सकते हो, या तो आप यूँ पढ़ सकते हो इनको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग और कंट्रोलिंग, या दूसरे तरीके से आप यूँ पढ़ सकते हो उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। ये दोनों तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे जो या तो कमांडिंग यूज ले सकते हो या फिर डायरेक्शन यूज ले सकते हो। दोनों ही शब्द एग्जाम में पूछे जाएँ तो आपको गलतियाँ करनी है। ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए किया गया है कि अपन ने क्या यहाँ पे ये तो पढ़ रखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, और डायरेक्शन के लिए एक और वर्ड काम में क्या आ सकता है, कमांडिंग वर्ड भी काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह से क्या याद रखना आपको, 500 के 500 चीज़ें हैं जो हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई है, वो आपको याद रखनी है। अगेन बात करते हैं पुस्तकालय मैनेजमेंट की बात करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में दिया है लुथर गुलिक ने। कब दिया, 1937 में दिया। क्या दिया, पोस्ट कोर फॉर्मूला। पोस्ट कोर फॉर्मूला में क्या क्या आता है, प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये जो है पोस्ट कोर, ये तो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, और ये जो है हेनरी फेयोल का वो आपका है जनरल मैनेजमेंट का। इसके अलावा सवाल आता है कि मानव व्यवहार की बात करें, शास्त्रीय विचारधारा की बात करें, या फिर उसे हम क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो ये सब के सब किसके द्वारा दिए गए, ये सब के सब आपके हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए। लेकिन जब बात आ जाती है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, किसकी बात आ जाती है, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, वो दी गई थी F.W. टेलर के द्वारा। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी तो F.W. टेलर के द्वारा दी गई है, लेकिन क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें वो दिए गए हेनरी फेयोल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। शास्त्रीय विचारधारा की बात करें या फिर क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, हेनरी फेयोल करना है, और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करें तो वो आपका हो जाएगा F.W. टेलर। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो पहले इससे बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, इनमें क्या क्या कार्य होते हैं ये पढ़ लेने हैं।
कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई हैं वो आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा हेनरी फेयोल के पढ़ लेना है। हेनरी फेयोल के ने कब दिए थे? 1916 में दिए थे। कौन कौन से दिए थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। ये मुख्य मुख्य 5 बातें इसके अंदर बताई गई थी। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट लुथर गुलिक ने दिया था 1937 में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन था? वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FW टेलर था। तो चलिए इसके बारे में तो डिटेल स्टडी कर लेते हैं। डिटेल स्टडी में क्या करेंगे अपन, बात कर लेते हैं सीधे वैज्ञानिक प्रबंधन या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन या साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द किसने दिया? तो ये दिया था लुइस ब्रांडिस ने। कब दिया था? 1910 में दिया था। कब दिया था? 1910 में। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द दिया था 1910 में, लुइस ब्रांडिस ने दिया था। इसीलिए और इसका जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है FW टेलर को माना जाता है। दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द की बात करेंगे तो लुइस ब्रांडिस हो जाएगा और उसके बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक की बात करेंगे तो FW टेलर हो जाएगा। इसमें क्या किया इसने, इस प्रबंधन के अंदर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। FW टेलर ने क्या किया, प्रबंधन के अंदर क्या किया, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। और इसके साथ साथ में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किसने दी, या प्रिंसिपल ऑफ, तो ये दोनों चीज़ें तो किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी FW टेलर के द्वारा। इन्होंने क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का क्या नाम था, 1911 में लिखी थी। इसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो किताब लिखी थी, ये तो आपको किताब याद रखनी है। और सब डेफिनेशन आती है, वो आती है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या फिर सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वो आपके द्वारा FW टेलर का हो जाएगा। अब जो ये बुक लिखी थी 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसने क्या जोड़ दिया, उन्होंने जोड़ दिया इस बात पे कि ज्ञान की जगह विज्ञान का यूज करना चाहिए, संघर्ष की जगह समन्वय का यूज करना चाहिए, व्यक्तिवाद की जगह सहकारिता अपनानी चाहिए, और व्यक्तिगत लाभ की जगह क्या अपनाना चाहिए, अधिकतम लाभ को क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इस तरह से क्या तैयार किया गया, ये तैयार किए गए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर एक क्रम व्यवस्था पूछ जाती है। तो सबसे बड़े जो बात होती है वो तो सबसे टॉप लेवल पे होता है लाइब्रेरियन, सेकंड पे होता है डेप्यूटी लाइब्रेरियन, और थर्ड पे से नीचे के लेवल पे बात करें तो होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो ये आपको लेवल याद रखना है, लाइब्रेरियन, डेप्यूटी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसके अलावा बात करेंगे जो मैनेजमेंट के अंदर जो आदेश दिए जाते हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे दिए जाते हैं, और सुझावों की बात करें तो नीचे से ऊपर दिए जाते हैं। ये सवाल पूछ जाते हैं कि यानी जो आदेश तो किस तरह से विस्तृत होते हैं, वो तो ऊपर से नीचे होते हैं, और सुझाव नीचे से ऊपर की तरफ लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर और कौन से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो और पूछा सकता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में उसे TQM बोलते हैं, TQM की फुल फॉर्म पूछा सकती है। कब दिया गया था, ये US नेवी के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, WA डेमिंग और जुरान ने इसको दिया था। WA डेमिंग प्लस जुरान ने मिलकर क्या दिया था, TQM दिया था। ये बात हो जाती है जनरल रूप से TQM की बात हो जाती है। लेकिन जब पुस्तकालयों के लिए बात करें या फिर विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए TQM की बात करें तो वो दिया गया था सुसान जूरो और बर्नार्ड के द्वारा दिया गया था। यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए TQM तो दिया गया था सुसान जूरो और बर्नार्ड के द्वारा, और जनरली बात करें TQM की बात करेंगे वो US नेवी के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर और हो जाता है अपना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या जिसे मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं। ये पीटर डरकर के द्वारा दिया गया था 1954 के अंदर। 1954 में उन्हें किताब लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिखी थी, उसमें से क्या निकल के आया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट बाय रिजल्ट ये आया था। इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट के अंदर एक और आ जाता है कि किसी भी मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो चार जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रख के मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वो था आपका SWOT एनालिसिस, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, SWOT एनालिसिस करना चाहिए। SWOT के अंदर इसका ये पूछा जा सकता है चारों के बारे में, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये आपको याद रखना है। तो यानी ये दो चीज़ें तो इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, और दो इसके अंदर रहेंगी नेगेटिव चीज़ें। तो SWOT के बारे में चारों शब्दों के मतलब पता होना चाहिए, और किसके द्वारा दिए गए, तो याद रखना अल्बर्ट हेम्प्रेरी के द्वारा ये दिया गया था। तो ये आज की मुख्य क्लास थी, ज़्यादा इसमें अंदर था नहीं, 5 ही क्वेश्चन इसके अंदर थे। थोड़ा समय अभाव था, कुछ और कारण थे। अभी ये 5 क्वेश्चन की क्लास है, इसके अंदर थोड़ा मैनेजमेंट पे फोकस किया गया। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं या लाइब्रेरी साइंस से अपने क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर समायोजित करने की कोशिश की गई है।
आगे वाली क्लास थोड़ी बड़ी करने की कोशिश करेंगे, 10 क्वेश्चन की करवाने की भी कोशिश करेंगे और जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय अभाव है, थोड़ी सी अपने को प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा, इसीलिए लाइव क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें जैसी सामान्य होती हैं आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, ये चीज़ें भी होंगी, सब चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आप पीछे वाली दोनों क्लास हैं वो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ले सकते हैं और पीछे वाले दोनों क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।